अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू बाइट क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की मिड टर्म सीरीज में लेक्चर 14 के रिमेनिंग 2 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, 73 एंड 74। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल 73 व्हिच इज क्लाउड बेस्ड बैकअप सिस्टम्स। इस मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि बैकअप क्या होता है, क्लाउड का बैकअप सिस्टम कैसे काम करता है और इस बैकअप सिस्टम के क्या-क्या एडवांटेजेस और क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। बैकअप का सिंपली मतलब ये होता है कि आपके डेटा की, आपकी फाइल्स की कॉपी बनाकर उनको रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट करके किसी दूसरी लोकेशन पर स्टोर कर दिया जाता है, आपकी डेटा को, आपकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सिस्टम में कोई फेलियर होता है, हार्डवेयर में कोई फेलियर होता है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, कोई मलिशियस अटैक होता है आपके सिस्टम के ऊपर, या फिर एक्सीडेंटली यूज़र खुद अपनी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में डेटा को इसी बैकअप के ज़रिए रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट, बैकअप इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ास्टर रिकवरी। डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब होता है कि सिस्टम में कुछ इशू हो गया है, कुछ डिज़ास्टर हो गया, कोई फेलियर हो गया और उसके बाद आपके सिस्टम में और आपके डेटा को रीस्टोर करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिज़ास्टर रिकवरी कहते हैं। किसी सर्वर क्रैश की सूरत में या फिर किसी साइबर अटैक की सूरत में जो आपका डेटा स्टोर हुआ है उस सिस्टम पे, वो लूज ना हो, इसलिए डेटा को बैकअप करके डिफरेंट लोकेशंस पे रखा जाता है। नाउ जब आप किसी डिज़ास्टर की सूरत में अपना डेटा बैकअप करते हैं, तो जो डेटा लास्ट बैकअप के टाइम पर अपडेट हुआ होता है वही उसी स्टेट में वो डेटा रिकवर होता है। जैसे अगर फेलियर से एक दिन पहले आपका डेटा बैकअप लिया गया था, तो उस दिन तक का जो वर्जन होगा आपके डेटा का, वो कब की सूरत में अपडेट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। नाउ क्लाउड बेस्ड डेटा बैकअप के अंदर के डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज ओवर द इंटरनेट क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर पर स्टोर हो रही होती है। क्योंकि ये क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर पर स्टोर हो रही होती है, इसलिए इनको मैनेज करना क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी सिंपली आपका डेटा, आपकी फाइल्स आपके डिवाइस से, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल से इंटरनेट के जरिए क्लाउड प्रोवाइडर के बैकअप सर्वर पर स्टोर हो रहा होता है। नाउ ये क्लाउड बैकअप सिस्टम्स काम कैसे करते हैं? यूजुअली क्या होता है कि यूजर्स के कंप्यूटर्स पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को कंप्रेस करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा लेकर उसको श्रिंक कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। इसके बाद क्लाउड सर्वर्स पर ऑटोमेटिकली सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम व्हाट्सएप की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर बैकअप का ऑप्शन होगा, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपने हर महीने बैकअप लेना है, हर हफ्ते बैकअप लेना है, या हर दिन आपने बैकअप लेना है। तो जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, उस हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर आपका डेटा स्टोर होता रहता है। और आपके डेटा को बैकअप पे रखने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको किन बेसिस पर चार्ज करते हैं, डिपेंड कर सकता है आपके डेटा की वॉल्यूम पर, आपके डेटा की अमाउंट पर। यानी जितना ज़्यादा डेटा आपका बैकअप में स्टोर हो रहा होगा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एक्सेसेस पर, यानी आप कितनी दफ़ा उस बैकअप को एक्सेस कर रहे हैं। यूजुअली हम बैकअप भी एक्सेस करते हैं जब किसी डिज़ास्टर या फेलियर की सूरत में हमें बैकअप चाहिए होता है वापस, या फिर हमें अपना डेटा किसी दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये बैकअप को आप कितनी दफ़ा एक्सेस करें, ये चीज़ भी मैटर करती है और इन बेसिस पर भी आपको चार्ज किया जाता है। थर्ड, नंबर ऑफ़ यूज़र्स पर भी डिपेंड करते हैं। किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर वो एक पेड सर्विस है, तो जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे, क्योंकि हर यूज़र का अपना अलग इंडिविजुअल डेटा होगा, उसको कंप्रेस करके क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर स्टोर किया जा रहा होगा, इसलिए इन बेसिस पर भी जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतने ज़्यादा आपको चार्ज करना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल यूज़र। नाउ हम एडवांटेजेस देखते हैं कि क्लाउड में अपने डेटा को बैकअप पे रखने के लिए क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज एन्क्रिप्टेड बैकअप। तो क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर आपका डेटा बैकअप की सूरत में रेप्लिकेट करके स्टोर किया जा रहा होता है, तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। मीन्स एक किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर के लिए आपका डेटा अनरीडेबल फॉर्म में होता है अगर उसके पास एन्क्रिप्शन की नहीं है तो। इससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर आपका डेटा बैकअप में स्टोर्ड है क्लाउड प्रोवाइडर के पास और अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको किसी भी वजह से एक्सेस कर भी पा रहा है, तो क्योंकि आपका डेटा एन्क्रिप्टेड होता है तो वो उस यूज़र के लिए अनरीडेबल रहता है, जिससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबल बैकअप टाइमिंग। मैंने आपको व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको कब कब कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपना डेटा बैकअप करना है, वो आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपको डेली अपना डेटा बैकअप करना है, वीकली बेसिस पे करना है, फिर मंथली बेसिस पे करना है। नेक्स्ट एडवांटेज इज ईजी रिट्रीवल। अगेन बैकअप का मतलब यही है कि अगर डेटा किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है, सिस्टम फेलियर की सूरत में, यूज़र इजीली अपना डेटा डाउनलोड कर सकता है, बैकअप कर सकता है, रिकवर कर सकता है। और यही तो होल पॉइंट है डेटा बैकअप में रखने का, कि डेटा लॉस की सूरत में हम उसे रिकवर कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब डेटा बैकअप में रखने की क्या-क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रही होती हैं, उनके लिए क्लाउड पर अपने डेटा को बैकअप पे रखना सिक्योर नहीं होता।
क्योंकि इस सूरत में उनको किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर पर, किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करना पड़ रहा होता है अपने डेटा के लिए, और हमें नहीं पता होता कि वो हमारे डेटा को, जो क्रिटिकल सेंसिटिव डेटा है, उसको कैसे हैंडल करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जो सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे किसी बैंक वगैरह का डेटा है जिसमें यूज़र्स की पर्सनल डिटेल्स हैं, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, तो इस तरह का जो सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव डेटा होता है, उसको इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लोकली अपने पास बैकअप में करके रखती हैं, यानी अपने पर्सनल सर्वर्स पर बैकअप करके रखती हैं, किसी क्लाउड प्रोवाइडर पर ट्रस्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे अगेन आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि बैंक्स वगैरह अपने बैकअप क्लाउड पर स्टोर नहीं करते, बल्कि उनके अपने सिक्योर प्राइवेट सिस्टम्स होते हैं जिसमें यूजर्स का पर्सनल डिटेल्स और जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज हाई लॉन्ग टर्म कॉस्ट। भी हमने ऊपर पढ़ा था कि अब क्लाउड पर जितना ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं उन बेसिस पर भी आपको चार्ज किया जाता है। तो अगर एज इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर रहे होंगे क्लाउड पर किसी कंपेयर से के लिए, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि इतना सारा आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर हो रहा होगा जिसके लिए हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर देखें तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती हैं और इनके बड़े बड़े डेटा बेसेस होते हैं, बहुत सारा अमाउंट में डेटा होता है, उनके लिए क्लाउड पर डेटा स्टोर करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीमेंटल बैकअप प्रेफर्ड। फॉर एग्जाम्पल कि आप वीकली बेसिस पर अपना डेटा बैकअप कर रहे हैं, हर वीक जब जब आपका डेटा बैकअप हो रहा होगा तो ए टू जेड तमाम आपका डेटा अपडेट हो रहा होगा, अपलोड हो रहा होगा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, क्योंकि हर बार इतनी ज़्यादा अमाउंट में ए टू जेड सारा आपका डेटा अगेन स्टोर हो रहा है क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा नेटवर्क कॉस्ट आएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीमेंटल बैकअप प्रेफर किया जाता है, यानी कि जितना डेटा आपका एक वीक पहले स्टोर हुआ होता है, उसके बाद लास्ट वीक में जितना मज़ीद डेटा होता है, वो पुराने डेटा में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, बजाय इसके कि ए टू जेड सारा डेटा दोबारा से अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है। आपके बैकअप में सिर्फ वो डेटा जिसमें आपने कोई चेंजेस की होती हैं और वो डेटा जो न्यू होता है, सिर्फ वही बैकअप होता है, जैसे कि आप सारी चीज़ें स्क्रैच से दोबारा अपडेट करें, अपलोड करें। जैसे आपको यहाँ पर इंक्रीमेंटल बैकअप की एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल कि कल आपने जो डेटा बैकअप किया वो 100 जीबी था और आज का, सिर्फ आज के दिन का आपका डेटा 2 जीबी है। तो अगर हम इंक्रीमेंटल बैकअप यूज़ कर रहे होंगे तो क्या होगा कि सिर्फ जो आज का 2 जीबी डेटा है, जो न्यू या चेंज डेटा है, वो अपडेट होगा, बाकी 100 जीबी वहीं रहेगा एज इट इज़। इससे आपकी नेटवर्क कॉस्ट भी कम आएगी और आपकी बैंडविड्थ भी कम यूज़ होगी। बट अगर यहाँ पर हम इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं यूज़ कर रहे होते तो क्या होता, जो 100 जीबी डेटा कल हमारा बैकअप में स्टोर हो गया था, आज जब हम दोबारा बैकअप करते तो दोबारा वो 102 जीबी डेटा दोबारा से अपडेट होता है, इसके लिए हमें हाई बैंडविड्थ, हाई नेटवर्क कॉस्ट पड़ती। इसलिए इंक्रीमेंटल बैकअप ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें सिर्फ आपका न्यू या अपडेटेड चेंज डेटा स्टोर किया जाता है और बाकी जो होता है वो इट रिमेन एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि बैकअप का मतलब होता है कि आपके फाइल्स की, आपकी डेटा की एक सेकेंडरी कॉपी बनाकर उसको रेप्लिकेट करके किसी डिफरेंट अलग-अलग लोकेशंस पर स्टोर किया जाए, ताकि किसी डिज़ास्टर की सूरत में आपका डेटा ईज़िली बैकअप से रिकवर किया जा सके। क्लाउड बैकअप में आपका जितना भी डेटा होता है वो कॉपीज़ की सूरत में क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर पर रिमोटली स्टोर हो रहा होता है। जो बैकअप सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा अपलोड करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं आपकी डिवाइसेस से, आपको कोई मैनुअल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो सिक्योर होता है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे अगर एक्सेस कर भी ले तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग। आप अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपको डेली, मंथली या वीकली बेसिस पर अपना डेटा बैकअप करना है। और थर्ड है इजी रिस्टोरेशन, यानी किसी डिजास्टर की सूरत में आप विद इन फ्यू क्लिक्स अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं बैकअप से। और इसके डिसएडवांटेजेस भी, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रही होती है, उनके लिए किसी दूसरे थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पर अपना डेटा स्टोर करना बहुत ज़्यादा अक्सर रिस्की हो सकता है। और क्योंकि लार्ज अमाउंट में आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है ये चीज़, अगर आप ईयरली बेसिस पर इसको देखें। और क्योंकि आप हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने डेटा को बैकअप कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से नेटवर्क कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका डेटा बार-बार जब अपडेट हो रहा होता है तो उसमें ज़्यादा नेटवर्क कॉस्ट, ज़्यादा बैंडविड्थ लग रही होती है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बट अगर आप इंक्रीमेंटल बैकअप यूज़ कर रहे हैं तो ये बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल बैकअप में सिर्फ आपका चेंज्ड डेटा, अपडेटेड या मॉडिफाइड डेटा जिसमें कोई चेंज किए होते हैं आपने, या फिर जो आपका न्यू डेटा होता है, सिर्फ वही बैकअप किया जाता है, बाकी इट रिमेन एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे मॉड्यूल खत्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस चैप्टर, मॉड्यूल 74, व्हिच इज़ डेटाबेस एंड ब्लॉक स्टोरेज।
इस मॉड्यूल में हम सिंपली पढ़ेंगे कि क्लाउड डेटाबेसेस क्या होते हैं, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, इसके क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यूजर्स को कैसे क्लाउड डेटाबेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ डेटाबेस क्या होता है, बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए और अगर नहीं पता तो डेटाबेस का सिंपली मतलब होता है कि डेटा को इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करके रखा जाए किसी कंप्यूटर के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाए। क्लाउड डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा डेटाबेस जिसको क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर और मैनेज किया जा रहा होता है किसी क्लाउड प्रोवाइडर के ज़रिए, बजाय इसके कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पर या लोकल सर्वर पर डेटा स्टोर करें डेटाबेस बनाकर, आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और इसको क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जा रहा होता है। यानी कि बजाय इसके कि आप अपने ऑफिस की डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करें, आप सिंपली अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। और कौन-कौन ये डेटाबेस एक्सेस कर सकता है? फर्स्ट इज़ एप्लीकेशंस जो डायरेक्टली इन डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट होती हैं, इन क्लाउड पर होस्ट की जा रही होती हैं। सेकंड वो एप्लीकेशंस यूज़र के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लोकल सिस्टम्स पर, लोकल सर्वर्स पर इंस्टॉल्ड होती हैं, बट वो इंटरनेट के ज़रिए इन डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो भी इस डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकती हैं। जैसे किसी कंपनी के लोकल सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, बट वो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन इन क्लाउड डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, किन-किन मेथड्स के ज़रिए हम इन क्लाउड डेटाबेसेस को प्रोविज़न कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ इंस्टॉल ऑन रेंटेड वर्चुअल मशीन। यूज़र सिंपली किसी क्लाउड प्रोवाइडर से एक वर्चुअल मशीन रेंट करता है, मैनुअली खुद उस पर डेटाबेस इंस्टॉल करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपने अमेज़न वेब सर्विस से एक वर्चुअल मशीन रेंट करी और उस वर्चुअल मशीन पर आपने मायस्क्यूएल इंस्टॉल कर लिया जो कि एक डेटाबेस है। सेकंड मेथड इज़ एज़ पार्ट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। किसी क्लाउड प्रोवाइडर से आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस रेंट पे ले रहे होते हैं, सब्सक्रिप्शन पे ले रहे होते हैं, तो उसमें डेटाबेस क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से इंक्लूडेड होता है। आपको मैनुअली इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारी बैकअप वाली जो चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये आपको क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करके दे रहा होता है। थर्ड मेथड इज़ डेटाबेस एज़ अ सर्विस। इस तरह हमने सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस पढ़ा, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस पढ़ा। इसी तरह डेटाबेसेस भी एज़ अ सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स के ज़रिए। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स रेडी टू यूज़ डेटाबेसेस जो हैं वो यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करता है। इसमें आप एज़ अ यूज़र सिंपली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई डेटा इंस्टॉल या मेंटेन या मैनेज करने की टेंशन नहीं होती। वो सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है। आप सिंपली अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस एज़ अ सर्विस की एग्ज़ाम्पल में आपको दिया हुआ है अमेज़न आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव स्केलेबिलिटी। अगेन यहाँ पर एडवांटेजेस में स्केलेबिलिटी का फैक्टर आ गया। डेटाबेसेस में आप इजीली अपने यूज़र की डिमांड के मुताबिक अपने रिसोर्सेज को ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब डिमांड हाई है, वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो आपकी डेटाबेस की कैपेसिटी ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी, तो वो कैपेसिटी ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं जाएँगे और जितना यूज़र यूज़ करेगा रिसोर्स, उतना उसको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए रिडंडेंट हार्डवेयर यूज़ करते हैं। यानी जब आपका डेटा बैकअप करके रखा जाता है, तो वो किसी एक लोकेशन पे नहीं होता, मल्टीपल लोकेशंस पर, मल्टीपल हार्डवेयर्स पर होता है, ताकि किसी फेलियर की सूरत में अगर कोई एक सिस्टम या एक हार्डवेयर रिस्पॉन्स ना कर पाए, तो दूसरे फॉरेन यूज़र की रिक्वेस्ट पर यूज़र के लिए बैकअप को अवेलेबल कर सके। फेलियर की सूरत में जितना कम से कम डाउन टाइम होगा, उतनी ज़्यादा यूज़र के लिए हाई अवेलेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर होगी। इन केस नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देती हूँ। रिडंडेंट हार्डवेयर का मतलब होता है कि बजाय इसके कि आपके डेटा को और जो भी आपका सॉफ्टवेयर वगैरह है जो बैकअप किया गया है, उसको किसी एक फिजिकल कंप्यूटर पर स्टोर किया जाए, तो प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, मल्टीपल एग्जैक्ट सेम कॉपीज वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर, मल्टीपल हार्डवेयर्स पर रखते हैं, ताकि किसी एक के फेलियर की सूरत में दूसरा रिस्पॉन्ड कर सके। इमेजिन जैसे एक बोट में दो इंजन है, एक इंजन जो है अगर अचानक काम करना बंद कर देता है, तो फ़ौरन से दूसरे इंजन पे शिफ्ट कर दिया जाता है और बोट जो है वो स्टिल मूव करती रहती है। ये जो दूसरा इंजन है ना जो बैकअप में रखा गया है, इसको रिडंडेंट हार्डवेयर कहा जाएगा। और वैसे रिडंडेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है बेकार, फालतू या कोई ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। पर हमने पढ़ा हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यानी डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स पर आपके डेटा को रेप्लिकेट करके रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी क्लाउड बेसिस में आपके डेटा को रेप्लिकेट करके, यानी एक ही चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर मल्टीपल जगहों पर स्टोर किया जाता है, ताकि अगर एक आपको रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाए तो दूसरा कॉपी अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर आप डेटाबेस एज़ अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई क्लाउड प्रोवाइडर है जो आपको डेटाबेस रेडी टू यूज़ डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है एज़ अ सर्विस, तो यहाँ पर डेटाबेस को अपडेट करना, सारे डेटा को मेंटेन करना और डेटा का बैकअप लेके रखना, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज़ अ यूज़र आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होती हैं, यानी अपडेट करना, मेंटेन करना, बैकअप में रखना, ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहे होते हैं। तो आप आपके ऊपर एज़ अ यूज़र वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नाउ हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड डेटाबेस सॉल्यूशंस। इस तरह हम बार बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, और एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज स्केलेबिलिटी होता है, उसी तरह डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा ट्रस्ट इश्यूज या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। क्योंकि अगर आपका कोई सेंसिटिव डेटा क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर स्टोर किया जा रहा है, तो प्राइवेसी कंसर्न हो सकती हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकती हैं। कोई अगर क्लाउड प्रोवाइडर अनऑथराइज़ली आपके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, फिर किसी दूसरे को अनऑथराइज़ एक्सेस दे पा रहे हैं, तो आपका डेटा की सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाती हैं। कोई मिसयूज़ ना करे आपके डेटा को, अगर कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर्ड है, तो ये चीज़ें, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर्स पर अपना सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस परफॉर्मेंस इश्यूज़। लेकिन वही रिपीटेटिव दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड का डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्लाउड हेविली डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट क्लाउड की बैकबोन है। तो अगर आप अपना कोई डेटाबेस लोकल सिस्टम पर रखे हैं और कोई डेटाबेस आपका एक क्लाउड पर है, तो किसी डेटा को लोकल डेटाबेस से फैच करना आपके पास ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू क्लाउड डेटाबेस से डेटा फैच करना। क्योंकि क्लाउड पर मौजूद डेटाबेस जो है वो इंटरनेट पर बेस्ड कर रहा है। वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर तो आपकी इंटरनेट फास्ट है, तो आप बहुत जल्दी, फास्ट और ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड पर से अपने डेटाबेस को। बट अगर कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, तो फिर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम लोकल डेटाबेसेस। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है कि जो आपके लोकल डेटाबेस अगर किसी ऑफिस के अंदर मौजूद है, तो वो आपको ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन डेटाबेसेस। क्यों? क्योंकि अगेन कनेक्टिविटी इश्यूज़। अगर नेटवर्क फास्ट है तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, अगर नहीं है तो स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कुछ क्लाउड डेटाबेस प्रोवाइडर्स की एग्जांपल दी गई है, जैसे ओरेकल सबसे बड़ी एग्जांपल है डेटाबेस एज़ अ सर्विस की। देन अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट भी कॉमन एग्जांपल्स हैं। नाउ क्लाउड बेस्ड ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? बजाय इसके कि आपका डेटा नॉर्मल फाइल्स या फ़ोल्डर्स की सूरत में एन्क्रिप्ट करके रखा जाए, ब्लॉक स्टोरेज में आपका डेटा रॉ ब्लॉक्स, यानी इसकी सीक्वेंस बना के, बिट्स की कलेक्शन बना के रखा जाता है। यहाँ पर ब्लॉक का मतलब है कि आपके डेटा को, आपकी फाइल्स को छोटे-छोटे, बहुत छोटे इक्वल साइज़ के चंक्स में, पैकेट्स में डिवाइड करके रखा जाता है, इन ब्लॉक्स को और इन चंक्स को ब्लॉक्स कहा जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है वहाँ स्टोर कर देते हैं बगैर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किए। और इस तरह की फ़ाइल को ब्लॉक स्टोरेज से जब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो सिंपली जितने भी चंक्स होते हैं उनको आपस में कंबाइन करके एक फ़ाइल की सूरत में आपको बना के दे दिया जाता है। इस ब्लॉक स्टोरेज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, और आपने उसको एक वेयर हाउस में स्टोर करना है। तो बजाय इसके कि आप उस पूरी एक बुक को, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, आप किसी एक जगह स्टोर करें और बहुत सारे स्पेस लिए, आप क्या करेंगे कि उसके पेजेस को, चैप्टर्स को अलग-अलग पीसेस में डिवाइड कर देंगे, और उन अलग-अलग चैप्टर्स को, अलग-अलग पीसेस को अलग-अलग जगह पर आप स्टोर कर देंगे आईडी नंबर देके। कहाँ स्टोर करेंगे? जहाँ-जहाँ भी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से खाली जगह शेल्फ पे मौजूद होगी, आप वहाँ स्टोर कर देंगे। और जब आपको उस बुक की ज़रूरत होगी, कोई रिक्वेस्ट आएगी किसी यूज़र की तरफ से उस बुक के लिए, बुक आईडीज़ को कंबाइन करके आप सिंपली एक बुक बना के उनको वापस कर देंगे। तो फाइल स्टोरेज में, क्योंकि आप समझे, आपकी फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, ब्लॉक स्टोरेज में सिंपली आपकी डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करके विदाउट उसे ऑर्गेनाइज़ किए, जहाँ भी की कैपेसिटी के हिसाब से स्पेस होता है वहाँ स्टोर कर दिया जाता है। और ये वाला मेथड ब्लॉक स्टोरेज का कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? फर्स्ट इज़ व्हेन डेटा डज़न्ट फिट फाइल सिस्टम प्रॉपर्ली। वो स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पीसीज़ पर, लैपटॉप्स पर होते हैं, वो डेटा को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं फाइल्स में और फ़ोल्डर्स में। क्या होता है कि कभी-कभार जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं, फिर जो बहुत बड़े अमाउंट में डेटाबेसेस होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वो जो डेटा जनरेट करते हैं, वो उनके जो स्टैंडर्ड के हिसाब से फ़ोल्डर्स स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें फिट नहीं होता। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में ब्लॉक स्टोरेज यूज़ की जाती है, क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज में फ़ोल्डर्स वगैरह इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, और स्पेस के हिसाब से, जहाँ फ़ाइल या फ़ोल्डर की कैपेसिटी के हिसाब से स्पेस होती है, वहाँ उसको स्टोर कर दिया जाता है।
तो इसलिए जब कुछ एप्लीकेशंस में कस्टमाइज़ स्टोरेज मेथड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ब्लॉक स्टोरेज मेथड यूज़ किया जाता है। सेकंड, कस्टमाइज्ड फाइल सिस्टम्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स होते हैं, नॉर्मल स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, उनके फिक्स रूल्स होते हैं कि डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर किया जाएगा। ब्लॉक स्टोरेज क्या होती है? वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होती है, जो जो डेवलपर्स होते हैं, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अपने हिसाब से अपना ओन कोई कस्टम फाइल सिस्टम बनाकर डेटा को स्टोर कर सकें, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकें। तो इसलिए मोस्टली डेवलपर्स ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं जब उनको किसी स्पेसिफिक नीड के लिए अपनी कस्टमाइज्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो उनको क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए वो ज़्यादातर डेवलपर्स ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि यूजुअली जो डेटाबेसेस होते हैं और वर्चुअल मशीन्स होती हैं, वो ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करती हैं। नेक्स्ट, अमेज़न इलास्टिक बुक स्टोर। ये एक एग्जाम्पल है क्लाउड बेस्ड ब्लॉक स्टोरेज सॉल्यूशन की। हाईली अवेलेबल है, स्केलेबल है, अपने हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज़ में, साइज़ेज़ में, कैपेसिटीज़ में। रिलायबल है बहुत ज़्यादा, यानी इसमें स्टोर्ड आपका डेटा हाईली अवेलेबल होता है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर होती है और ये लार्ज ब्लॉक साइज़ेज़ को सपोर्ट करता है। हमने पढ़ा था कि ब्लॉक स्टोरेज में डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करके स्टोर किया जाता है अलग-अलग लोकेशंस पे। तो अमेज़न इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में जो ये छोटे-छोटे चंक्स होते हैं, ये बहुत लार्ज ब्लॉक साइज़ेज़ में होते हैं। ये चंक्स, ये ब्लॉक्स यूजुअली 1 टेराबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस मॉड्यूल को समराइज़ करें तो हमने पढ़ा कि क्लाउड डेटाबेस जो है वो एक ऐसा डेटाबेस है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जा रहा होता है किसी क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इन क्लाउड डेटाबेसेस को किसी लोकल एप्लीकेशंस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लाउड पर मौजूद एप्लीकेशंस के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स रेंट करके उन पर ये डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से आपको डेटाबेसेस दिए जाते हैं और डेटाबेस एज अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से भी आपको डेटाबेसेस, रेडी टू यूज़ डेटाबेसेस एज अ सर्विस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हाईली स्केलेबल होते हैं, हाईली अवेलेबल होते हैं, डेटा को रेप्लिकेट करके रखते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे ताकि डिज़ास्टर की सूरत में रिकवर किया जा सके। और क्योंकि बैकएंड पे जितनी भी चीज़ें हो रही थी अपडेट करना, मेंटेन करना, ये सारे क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज अ यूज़र आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एडवांटेजेस इसके वही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होती हैं, आप कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए नए लोकल सिस्टम्स पर ही स्टोर करना पड़ेगा। ये जो क्रिटिकल डेटा होता है, क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर पर आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं अपने डेटा के लिए, तो कहीं आपका डेटा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर ले, डेटा का मिसयूज़ ना हो जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सेंसिटिव डेटा होते हैं उनको यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पर्सनल लोकल सर्वर्स पर ही बैकअप करके डेटाबेसेस में स्टोर करके रखती हैं। अनदर बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस के इंटरनेट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि एक क्लाउड बेस्ड डेटा सिस्टम जो है वो इंटरनेट पर, नेटवर्क पर डिपेंडेंट होता है। तो एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सॉल्यूशन की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है एज़ कम्पेयर टू लोकल डेटाबेस सिस्टम। फिर हमने पढ़ा है कि जो ब्लॉक स्टोरेज होते हैं वो डेटा को छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करके अलग-अलग लोकेशंस पर स्टोर करके रखते हैं। यूजुअली जो डेवलपर्स जिनको कस्टमाइज्ड स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए होते हैं अपने हिसाब से, वो ब्लॉक स्टोरेज यूज़ करते हैं। ब्लॉक स्टोरेज की एग्जांपल पढ़ी हमने अमेज़न इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में। यूजुअली एक ब्लॉक का साइज़ अप टू 1 टेराबाइट होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 14 खत्म हुआ। अगर आपके कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।